नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। अमित शाह पर लालू परिवार को आखिर गुस्सा क्यों आता है? आज जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। अमित शाह सीधे तौर पर माफियाओं पर हमले की बात कह रहे थे कि माफिया राज खत्म होना चाहिए। कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही। और सबसे बड़ी बात कि जहां भी इस तरह के भ्रष्टाचारी रहेंगे, जहां माफिया तंत्र होगा, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता, उस डिपार्टमेंट का विकास नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि इन पर अंकुश लगाया जाए, इन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। लेकिन जो तरीका था वो शैली बिहारी शैली कहलाएगी, क्योंकि बिहार में कई बार हम लोगों ने बचपन से लेकर अभी तक ऐसी शैली को देखा है। उल्टा लटकाएंगे और सीधा कर देंगे। तो अमित शाह ने बिहार की बोली को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही करेंगे उनके साथ। कोई समाजवादी नेता तो नहीं थे, या फिर कोई समाजवाद के बहुत बड़े प्रहरी तो नहीं थे, या फिर कुछ दिशा निर्देशक तो नहीं थे। ये भ्रष्टाचारी हैं, ये माफिया हैं, इनकी वजह से बिहार रसातल की तरफ जा रहा है। तो इन्हें अगर हमने नहीं रोका तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले अमित शाह ने क्या कहा था वो बात स्क्रीन पर, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। वो एक ही काम कर सकते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा की भूमि हथियाने का काम, गरीबों की भूमि हथियाने का काम। मगर मैं आज इस मंच से लालू प्रसाद जी की पार्टी को चेताने आया हूं, बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भूमाफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारी डबल इंजन सरकार एक कमेटी गठन करेगी, जिन्होंने गरीबों की भूमि कब्जाई है, इसके लिए एक कमेटी कठोर कार्यवाही करेगी और जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। और चलिए डिबेट शुरू करते हैं। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ इसकी आज की डिबेट में होंगी। धीरज कुशवाहा प्रदेश महासचिव जेडीयू से हमारे साथ, बहुत स्वागत है। प्रोफेसर विनीत कुमार का स्वागत प्रवक्ता एलजेपीआर से। ज्ञानरंजन जी का स्वागत प्रवक्ता कांग्रेस से। अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिरंजन जी से जरा शुरू करते हैं। अभिरंजन जी, जो कुछ भी कहा और जो रिएक्शन आया लालू परिवार की तरफ से एक एक करके, तो ये इतना गुस्सा क्यों है अमित शाह के प्रति? अभिरंजन जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और सीधा सवाल है कि आखिर ये गुस्सा क्यों है, किस बात का रिएक्शन है? क्योंकि जो बातें अमित शाह ने कही उसमें कुछ भी नाजायज जैसा नहीं दिखता। अगर अभी आरजेडी के अगर प्रवक्ता होते तो उनसे ये सवाल होता, लेकिन हमने शुरू किया कि वहां से थोड़ा समझते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आएंगे। प्रोफेसर विनीत कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर विनीत, क्या लग रहा है ये जो आज कह सकते हैं जो भड़ास निकली है और एक कर दनादन लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव सभी बोलते चले गए और उन्होंने वही बात कही जो बराबर वो रिपीट करते रहे, कोई नई बात नहीं थी इसमें। विवेक भाई, मुझे लगता है कि तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और अनायास ही दो लाइनें याद आती हैं कि बिहार के संदर्भ में, जो कि बड़ा उपयुक्त है, कि कहते हैं कि गर्दन पे किसका पाप है वीर ढोते हो। ये दिनकर कहते हैं परशुराम की प्रतीक्षा में। आप बोलिएगा कि दिनकर को हमेशा कोट करते रहते, पर क्या करें, दिनकर बिहार के ही थे और वीर रस के महान कवि थे। तो किसका पाप वीर अपने गर्दन पे ढोते हो, शोणित से किसका कलंक धोते हो। मतलब कि अमित शाह जी बिहार में और राजद के जो माफिया हैं, जिनके 75% विधायक जो हैं दागी हैं, अभी बालू माफिया जेल गए हैं, जो लालू प्रसाद यादव जी 5 केसेज में सजा याफ्ता है, युवराज बेल पे हैं। अगर उसके बारे में बात किया जाता है कि आम जन जो हो सुरक्षित महसूस करे, बिहार में विधि व्यवस्था कायम हो, तो अब ऐसा अनर्गल बयान देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो तीर जो है बिल्कुल सही निशाने पे बैठा है। और जैसे कहते हैं ना कि साहब की दाढ़ी में तिनका है, कहने का मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। अगर आप गलत काम करेंगे तभी तो इस बात पे आपको बुरा लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है विवेक भाई, कि ये लोग जो कहते हैं कि हम सामाजिक सुधार के पुरोधा हैं, हम चाहते हैं कि विधि व्यवस्था बना रहे, ये जो है ना रंगे हुए लोग हैं लोग। और आखिरी में अपनी बात फिर 2 लाइनों से खत्म करूंगा। फिर दिनकर कहते हैं कि घातक है जो देवता सदृश दिखता है और बंद कमरे में गलत हुक्म लिखता है। ध्यान सुनिएगा, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, बंद कमरों में गलत हुक्म लिखता है।
पापी है जिसको गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें मारा है। तो यही लोग हैं जो बिहार को कलंकित करते हैं, फजीहत करवाते हैं और भद पीट के रखते हैं। ज्ञानरंजन प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। ज्ञानरंजन जी, जो बातें अभी विनीत सिंह कही और उन्होंने बिल्कुल दिनकर की उन लाइनों को कोट किया है जो ऐसा लगता है कि जो अमित शाह या फिर उनके सहयोगी दल हैं इन लाइनों के जरिए इसे सटीक मानते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि इस बार अगर अमित शाह ने कहा तो ठीक है, उसे सपोर्ट किया जा सकता था, उसे कहा जा सकता कि नहीं भ्रष्टाचारी वाली बात कह रहे हैं कि अंकुश लगना चाहिए तो हम भी लगाने के लिए तैयार हैं, जो दोषी हैं आप उठा ले जाइए, उनसे पूछिए, जांच कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बजाय इसे ढकने की कोशिश क्यों हुई, इसे पोतने की कोशिश क्यों हुई? देखिए विवेक जी, एकदम सिंपल सी बात है। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। लेकिन क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति विशेष जो बोल रहा है उसी व्यक्ति विशेष पे बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। उनके अगर इतिहास को देखेंगे, ये तो दूध के धुले हुए हैं नहीं, देश के जो गृह मंत्री दूध के धुले हुए हैं नहीं। मतलब जिसके 56 छेद खुद में और दूसरे को ज्ञान देने चले, बुद्धि देने चले, तो उस पर तो लोग उंगलियां उठाएंगे ही ना। बात को आप समझिए। तो बात यह है कि अगर हम एकदम बिल्कुल पाक हैं, शुद्ध हैं, तब हम बातों को ज्ञान वाली बातें करें और कर गए। और जब भी ये बिहार में आते हैं, पिछली बार भी आए थे तो उन्होंने बोला था कि जितने भी रीजनल पार्टी है उनको खत्म कर देंगे, और उसके स्वरूप में उन्होंने बात को चला। और देखिएगा सबसे ज्यादा रामविलास पासवान जी की जो पार्टी थी 2 टुकड़ों में कर दिया। और आज विजय चौधरी जी ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पासवान जी का जो टिकट का बंटवारा होगा बीजेपी समेट लेगी। तो आप ये देखिए किस तरह से चीजों को चल रहा है। मुद्दा आज ये होना चाहिए था विवेक जी कि एसबीआई ने जिस तरह से डेट मांगी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, उस पे की बात होने की बात थी। लेकिन कहां से क्या जाता है, किस परिवारवाद की बात करते हैं हम? परिवारवाद 75 एमएलए हैं आरजेडी के, 19 है कांग्रेस के, सब पार्टी में है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सभी का किसी का बाप का बेटा का रिश्तेदार। पक्ष या विपक्ष जो बात सपोर्ट करने लायक है सपोर्ट करेंगे ना, ठोक के सपोर्ट कीजिए। क्या मैं वही तो कह रहा हूं विवेक जी, मैंने तो आपकी बात से ही कहा कि मैं तो आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन वो दूध के धुले हो तब ना, अगर दूध का धुला हो तब ना आदमी ऐसी बातें करे। अभिरंजन को बात, एक मिनट, अभिरंजन जी हमारे साथ आ चुके हैं। अभिरंजन जी जरा बताइए, दूध के धुले अमित शाह नहीं है और वो कैसे बोल सकते इतनी बड़ी बात, हम सपोर्ट कैसे कर दें? ठीक है, बात उन्होंने सही कही, ये जायज मान रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति विशेष ने कहा उनके ऊपर जो इल्जाम है ये कांग्रेस पार्टी लगा रही है। देखिए विवेक, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो लोकसभा चुनाव से पहले जो है ये 2 ध्रुवों की लड़ाई है बेसिकली। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द जो गठबंधन है एनडीए, उसको आरजेडी पर हमला करना होगा, आरजेडी को निशाने पर लेना पड़ेगा, तभी जो है बिहार में लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। सिमिलरली आरजेडी को भी ये जताना पड़ेगा कि बीजेपी के खिलाफ हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी जो है आरजेडी और उसके समर्थक दलों के इर्द गिर्द एक गोलबंदी होगी। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं और उनके नेता जो हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत देखिए बयान दे रहे हैं। जहां तक बात इस बात का है कि कौन दूध का धुला है कौन नहीं है, तो दूध का धुला कौन है नहीं है इसका फैसला केवल और केवल जो है कानून से, अदालतों से होता है। तो जिन भी लोगों के ऊपर जो मुकदमे हैं उनका अदालतों में एक प्रक्रिया के तहत जो है ट्रायल होता है, उसमें कोई दोषी सिद्ध होता है, कोई निर्दोष सिद्ध होता है। तो उस चीज पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अमित शाह दूध के धुले हैं, लालू यादव दूध के धुले हैं, सभी नेता हमारे दूध के धुले हैं। लेकिन ये बात सच है कि माफिया जो है एक समस्या है बिहार के अंदर और पूरे देश के अंदर भी है। बिहार में देखिए भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, ये सारे तरह के माफिया मिलकर काम करते हैं। लेकिन इसमें मेरा एक कहना जरूर है कि ये माफिया जो है किसी एक राजनीतिक दल के द्वारा पोषित या संरक्षित नहीं होते। बेसिकली ये सारे माफिया जो है वो हमारी राजनीति के द्वारा संरक्षित है। राजनीति जब मैं कहता हूं तो उसमें सभी राजनीतिक दल आ जाते हैं। आपने देखा कि बिहार में माफिया के प्रतीक कौन लोग हैं? प्रतीक जो भी लोग हैं वो पाला बदल करते रहते हैं। कभी एनडीए के साथ चले आते हैं, कभी यूपीए और महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, इंडिया अलायंस की तरफ चले जाते हैं। तो कहीं से हमें ये लगता है कि बिहार में जो राजनीति चल रही है उसमें माफिया के अनुकूल तो सभी हैं। माफिया के पास पैसा है, माफिया के पास पावर है, माफिया किसी को भी अप्रोच कर सकता है, उसकी कनेक्टिविटी सभी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडरों तक है। तो वो जो है अपने पैसे के दम पर, अपने प्रभाव के दम पर, पावर के दम पर मैनिपुलेशन करता रहता है बिहार के अंदर। तो अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसा कह रहे हैं कि माफिया को नहीं छोड़ेंगे, उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, और जैसा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी कहते हैं, तो मेरा यह मानना है कि बिहार में माफिया के खिलाफ जो है
एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिसको जमाना याद रखे, लेकिन इसको अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जोड़कर देखेंगे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। अभी आपने देखा कि जब बहुमत परीक्षण हो रहा था तो माफिया तत्वों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीक जो 1-2-3 नाम है, आपने देखा कि किस तरह से वो एक गठबंधन के अंदर थे और दूसरे गठबंधन के साथ जाके खड़े हो गए। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर माफिया से लड़ाई लड़नी है तो इसे राजनीति का शिकार नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल निर्विकार होकर, निष्पक्ष होकर माफिया के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ी ठीक है, एक मिनट सर, एक मिनट। ज्ञानरंजन जी, ये समझ में आया जो अभिरंजन जी ने कहा? बिल्कुल, अभिरंजन जी ने बिल्कुल सही कहा, यही तो मैं कह रहा हूं। आपकी बात से अभिरंजन जी ने कहा नहीं, तो अगर बीच वाली लाइन क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? तो सीधा हमला कर रहे हैं कि किसका क्या है। मैं तो सारे बीच नहीं, बिहार के संदर्भ में जो पॉजिटिव है उसे लीजिए ना। नहीं तो बिहार के संदर्भ में ही बात कर रहा हूं मैं। तो बिहार में कोई आके बोला तो मैं पूरे बिहार में तो बाहर गए नहीं। अगर बाहर जाऊंगा तो बहुत बड़े माफिया देश के कौन है आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो पूरे के पूरे बिहार पे सेंट्रिक हूं। और जो कवि वरिष्ठ पत्रकार जो बातों को बोला उनसे मैं सहमत हूं। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ी पल पोस रहे हैं। फिर ये नाम खुलवाने की बात नहीं है। देखिए, आप इस चीज को समझिए, बिहार और बिहार की गरिमा को समझिए। अगर माफिया पे आपको लगाम लगाना तो लगाम लगाइए ना। किसी एक पार्टी के हैं क्या दूसरे पार्टी में नहीं है? नाम सर्वव्यापित है, सभी लोग जानते हैं कि किसकी। जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा अति पिछड़ा और पिछड़ा की जमीन खा गए, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा की जमीन किसने खाया? अगर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिएगा, इतिहास निकाल लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही तो सामाजिक ध्रुवीकरण है। इसी तो सामाजिक न्याय को दिलाने की पूरा वादाभास हो रही है, जो बातें की जा रही है। यही तो सामाजिक न्याय से लेकर आर्थिक न्याय की तरफ जा रही है। और हम कांग्रेस अब युवा न्याय पे चले गए हैं, जहां पे उनकी नौकरी देने की बात कर रही है। देश में डिबेट होनी चाहिए थी किस पे? एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड पे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट, धीरज कुशवाहा हमारे साथ प्रदेश महासचिव जेडीयू से हैं। धीरज कुशवाहा जी, लंबी बात हो रही है, बीच वाली भी बात बीच में आकर निकल गई। लेकिन काम की बात यह है कि हमें अपने बिहार के बारे में सोचना होगा। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, किसमें कौन है, कितने बड़े महाबली भरे पड़े हैं, उससे मतलब नहीं है। जो लाइन उन्होंने कह दी, अमित शाह ने कही, काम की बात थी और उस पर काम होना चाहिए। क्या लग रहा है धीरज कुशवाहा, और जो कांग्रेस की दलील है उस पर क्या रिएक्शन है? देखिए विवेक जी, जब माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर बात आती है तो ये कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को प्यार बरसने लगता है। अरे बात तो इस पे होनी चाहिए कि बिहार में विकास कैसे हो, बिहार के लोग कैसे आगे बढ़ें, इस पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बहकावे और दिखाना है और परिवार को नंबर 1 बनाना है। माननीय नीतीश कुमार जी का एक सिंपल सा फंडा है कि देखिए, ना हम लोग किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं। और ये जान लीजिए कि जो लोग भी भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। अब तो बिहार में एनडीए की सरकार हो गई है, इसको हम लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं। बिहार की विकास में दुगनी तिगनी रफ्तार मिलेगी। और एक बात जान लीजिए कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जिस तरह से ये बयान दे देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत बातें हैं। अगर बात हम लोग करेंगे, आरजेडी का तो परसेप्शन ही हो गया है कि भ्रष्टाचारी लोगों का एक संगठन है और परिवारवाद पर ही है। और माननीय नीतीश कुमार जी हमेशा से परिवार और भ्रष्टाचार से दूरों दूर तक नाता नहीं रखे हैं। और हम लोग जनता के बीच जब जाएंगे तो जनता के बीच हम लोग विकास लेके जाएंगे। हम लोगों ने नौकरी बांटा है, उस पर जाएंगे और जनता का अंतिम मोहर जो लगेगा वही सर्वमान्य होगा, जान लीजिए। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर विनीत भी लगातार जुड़े हुए हैं और ये पूरा मौका दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को काटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सभी पार्टियों का तर्क सामने आए। अमित शाह जी, उन्होंने कहा कांग्रेस उसे काट नहीं रही। अब अमित शाह काटने के लिए, पॉलिटिकल काटने के लिए सहारा ले रही है कि भाई अमित शाह ने जो कहा वहां पर गड़बड़ी है। बात तो उन्होंने अच्छे तरीके से कही है। प्रोफेसर विनीत कुमार, कुछ और है दिनकर की कविताएं तो सामने ला सकते हैं। विवेक भाई, वो आती रहेंगी, लेकिन एक बात बताइए, कांग्रेस से ज्ञानू भाई अभी कह रहे थे कि भाई अमित शाह मतलब कि छल्ली भी कह रही है सूप से जिसमें खुद 75 छेद है। अमित शाह को बेकसूर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आपके युवराज और महारानी बेल पे बाहर है, तो थोड़ा सा तुलना मत कीजिए। अभी बात हो रही थी कि जमीन की, अति पिछड़ा और पिछड़ा की जमीन किसने कब्जाया। यही कांग्रेस ने है कि 2 बैकवर्ड कमीशन बने, काका कालेलकर कमीशन 1953 में, मंडल कमीशन, कि 10 साल रिपोर्ट दबा के बैठी रही। उनको आरक्षण देने की सुविधा नहीं देने दी गई थी। और ये ज्ञानू भाई ये बात कह रहे हैं। विवेक भाई, परेशानी क्या है? मैंने कहा कि अगर अमित शाह जी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्रालय उनके अंतर्गत आता है जहां पे विधि व्यवस्था कायम करना होता है, अगर वो ये बात कहते हैं तो आपको चुभन क्यों हो रही है? भाई 48 साल आप भी रहे हैं सेंटर में, कांग्रेस ने
कांग्रेस जो स्कैमस्टर की किंगपिन होते हैं, जनक कहा जाता है, वो ये बात कैसे कह सकती है कि ये गलत बोले? अगर आप सही कहते हैं कि ठीक है आप अमित शाह जी के साथ हैं, हमारे एनडीए के साथ हैं, तो खुल के आइए ना। ये क्यों कह रहे हैं कि अमित शाह खुद दोषी हैं, खुद दागी हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी करके रखा है? तो आप किस हिसाब से देश के जुडिशियल सिस्टम पे आप प्रश्न उठा रहे हैं आप? खैर विवेक भाई, कांग्रेस का यही आलम रहा है। अभी बात इलेक्टोरल बॉन्ड की हो रही है, ये एसबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच की बात है, उनको वही रहने दीजिए ना। जो बिहार की स्थिति है, अब बिहार की राजनीति करते हैं ना, उसके बारे में बताइए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अभिरंजन जी जुड़े हुए हैं, 1 मिनट। ठीक है अभिरंजन जी, हम कंक्लूड करना चाहेंगे। बात तो पते की हो गई है, देखिए बात में दम है, अब इस पर जितना चिल्लाते रहिए रोते रहिए उसकी बात अलग है। बिहार के बारे में, बिहार के संदर्भ में बात पते की है। अब जो जिन्हें गुस्सा आ रहा है, जिन्हें अलग अलग लग रहा है कि नहीं इस पर बात होनी चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, तो सोच समझकर बात करने से भी बात होती है। हमें जरा बताइए ये लाइन कहां तक जा रही है, इसका क्या फायदा नुकसान होने वाला है? क्योंकि जो लकीर अमित शाह खींच कर गए हैं उसके पीछे ही पूरी पार्टी जाएगी, उसके पीछे आम जनता भी चाहती है कि वो काम हो। निश्चित रूप से देखिए, अगर माफिया तत्वों पर लगाम लगाने का संकल्प है केंद्र की सरकार की तरफ से और बिहार की सरकार की तरफ से, तो इसमें किसी को विरोध नहीं हो सकता। और देखिए, जब माफिया तत्वों पर, अपराधी तत्वों पर आप लगाम लगाते हैं तो उसका राजनीतिक फायदा भी मिलता है। जो एनडीए 1 की सरकार थी, नीतीश कुमार और बीजेपी की जो पहला टर्म था, कानून व्यवस्था के हालात उन्होंने कुछ बेहतर किए थे, उसका लाभ उनको अगले चुनाव में मिला था। बगल में आप उत्तर प्रदेश में देखें, योगी आदित्यनाथ केवल जो है इसी नारे पर सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है कि हम माफिया तत्वों पर लगाम लगाएंगे, और कुछ हद तक उन्होंने काम किया वो दिखाई देता है। तो अगर इस तरह से काम होता है, बिहार में माफिया का बोलबाला है और बिहार की राजनीति पर माफिया का कब्जा है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। बस मैं ये चाहता हूं कि देखो, इसको राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। ये जो है सबको आप देखिए कि कौन आदमी गलत कर रहा है। और बिहार में जहां तक जमीन का मामला है, जमीन कब्जाने का, सबकी जो भू माफिया है, वो उसके दायरे में जो भी आ रहा है, पिछड़ा आए, अति पिछड़ा आए, अगड़ा आए, अल्पसंख्यक आए, जो भी आ रहा है उसकी जमीनें वो कब्जा रहा है। ये माफिया और अपराधी जाति देखकर काम नहीं करते। तो मैं ये भी चाहता हूं कि हर चीज को जाति के चश्मे से ना देखा जाए। एक समस्या के तौर पर अगर बिहार लेता है और उसको इस तरह से लेता है कि हम भू माफिया, बालू माफिया, मैं कहता हूं कि शिक्षा माफिया और स्वास्थ्य माफिया को भी शामिल करिए। आज बिहार के हालात इतने बुरे हैं शिक्षा जगत में और स्वास्थ्य के जगत में। मैं जब भी बिहार जाता हूं देखता हूं लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। एक अस्पताल के अंदर क्या खेला चल रहा है, एक स्कूल के अंदर क्या खेला चल रहा है, एक मिड डे मील जैसी छोटी सी चीज में वहां पर घपला घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है। ये बीच की लाइन है, अब ध्यान से सुनिएगा सभी दर्शक लोग, कहीं ये नहीं कि इस पार्टी की तरफ से अभिरंजन कुमार है आज उस पार्टी की तरफ से, ये बीच की लाइन है। जो व्यक्ति समस्तीपुर से आता है, जो बेगूसराय से आता है, उसकी पीड़ा आप सुन पा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते नहीं बल्कि आम आदमी होने के नाते। अब आप समझिए कि जहां माफिया होंगे उन्हें खत्म करना होगा, तभी बिहार बढ़ेगा, और तभी दिल्ली वाले कहेंगे कि चलो भाई बिहार में भी इलाज होता है, बिहार में भी पढ़ाई होती है। राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ बिल्कुल, माफिया को खत्म किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस बहस में, चर्चा में शामिल होने के लिए।